क्लास 9th साइंस पार्ट 2। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें? पदार्थ की अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। तो अब आपको मालूम है कि पदार्थ आपको 3 अवस्थाओं में मिलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का एग्जाम्पल आप बर्फ ले लीजिए, द्रव का एग्जाम्पल वाटर, पानी ले लीजिए, और गैस का एग्जाम्पल वाष्प ले लीजिए, वेपर। अब कण, मॉलिक्यूल। अब ठोस में जो कण होंगे उनके बीच की दूरी, जैसा इसमें दिख रहा है आपको, इसको मान लीजिए 1000 गुना बढ़ा दिया गया है इसके डायग्राम को। वो विजिबल है नहीं, केवल एक यहां पे उसका प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है समझाने के लिए। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो इसके कण एक दूसरे से जुड़े होंगे और उनके बीच का जो स्थान होगा वो बहुत कम होगा। तो ये जैसा आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसको जब बताया गया आपको शुरू में कि इसको कितना बड़ा करके दिखाया जा रहा है, तो जब छोटे छोटे कण होंगे तो आप समझिए कि वो बिंदु से भी छोटे होंगे। अब बिंदु से भी छोटे होंगे तो 2 बिंदु आप बनाते हैं जब एक बार, तो उसके बीच में जैसे आपको कहा जाए कि 2 बिंदु एक साथ बनाइए, तो इसके ठीक बाद अगर दूसरा बिंदु बनाएंगे तो अब आपको इसमें रिक्त स्थान दिखेगा ही नहीं। तो उसी तरह से यहां पे जो ठोस अवस्था में जो कण होंगे, तो ऐसा ही सिचुएशन, ऐसी ही स्थिति यहां पे उत्पन्न होगी। यहां पे इसको दर्शाने के लिए बताया गया कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब आकार और इसका आयतन, अब इसके आकार और आयतन को देखेंगे आप, तो जैसा आपको मालूम है कि कोई भी ठोस पदार्थ लेंगे आप तो उसका आयतन, जैसे हम लोग ठोस पदार्थ में आप ये एग्जांपल ही ले लीजिए, मार्कर लिए हुए हैं हम। अब इसका आकार और आयतन जो है, इसका आकार जो है वो बेलनाकार है और इसके आयतन को हम लोग सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आकार और आयतन जो है वो निश्चित है, और इसमें कितना द्रव्य है, कितना मैटर इसमें, द्रव्य इसमें उपस्थित है, इसको भी ज्ञात किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट आएगा इसमें, संपीड्यता, कंपैक्टनेस। तो यहां पे आपको यह समझना है कि जो ठोस के कण होंगे उनके बीच में आकर्षण बल जो होगा वो अधिकतम होगा। उनके बीच में इतना अधिक आकर्षण होगा कि वे कण एक दूसरे को छोड़ के अलग नहीं हो सकते, वे सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। जैसा अभी आपको समझाया गया, जब आप किसी भी ठोस पदार्थ को देखेंगे तो वो पूरा आपको ठोस दिखाई देगा, उसमें कण आपको दिखाई नहीं देते हैं। यहां पे केवल एक इसका इमेज बताया गया है कि कैसे ठोस पदार्थ के कण होते होंगे। तो इसमें संपीड्यता मतलब कॉम्पैक्टनेस इसका जो है वो सर्वाधिक होता है। वो इतना सर्वाधिक है कि हम अपने आंखों के द्वारा उसमें अलग अलग हम कुछ को दिखता ही नहीं है, वो पूरा आपको एक आकार ही दिखाई देता है। आप किसी भी ठोस आकार को देख लीजिए, बोर्ड ले लीजिए, इसमें ये क्यूबॉइड घनाकार में है पूरा बोर्ड, कमरा भी आपका बनता है, ईंट भी है। तो जितनी वस्तुएं आप देखते हैं जिसमें जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, उनके कण आपको दिखाई नहीं देंगे। तो क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है, संपीड्यता है, वो बहुत अधिक होगा, सर्वाधिक होगा। तो वो हमको पूरा एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठोस दिखाई देता है, हमको कण दिखाई नहीं देते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल यहां पे ले लिया गया, जैसे कि आप एक बर्फ लेंगे, जब तक बर्फ फ्रीजर में रखा हुआ है, तो जब आप डीप फ्रीजर से बर्फ को निकालेंगे और हाईली फ्रीज्ड होगा वो,
बहुत अधिक उसको ठंडा किया जाएगा तो एकदम वो ठोस की तरह रहता है। और उसको अगर आप सामान्य भार का है वो, अगर उससे आप किसी को किसी चीज पे थ्रो कर दें, कांच पे अगर थ्रो कर दें तो कांच टूट जाएगा। और किसी को अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर उसको आप फेंकते हैं, इस पे भी फेंकेंगे तो आवाज आएगी। और हो सकता है कि अगर वो अधिक कॉम्पैक्ट है, अधिक फ्रीज्ड है, तो इसमें निशान भी दिखाई देगा आपको। जैसे सामान्य ठोस में आपको दिखाई देता है कि ईंटे का एक टुकड़ा अगर आप दीवार पे मारेंगे तो उसका निशान आपको दिखाई देगा। उसी तरह से बर्फ की सिल्ली का एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप देखेंगे, जैसे आप बर्फ की सिल्ली जो है सामान्य जीवन में देखने को मिलती होगी आपको, उसको इतनी बड़ी बड़ी सिल्लियां होती हैं, अब वो रखा रहता है और उसको द्रवित होने में बहुत समय लगता है। तो ये 3 गुण जो हैं वो जो बताया गया पॉइंट, ये ठोस पदार्थ के हैं। अब इसी का द्रवित रूप जो है वो जल है, पानी। अब जल में आप देखेंगे कि जल में जब आप पानी को लेंगे तो उसमें कण, सारे कण एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो ठोस की तरह नहीं है। मतलब वो पानी मुंह फ्लो करता है, बहता है। मतलब ठोस आप नहीं कह सकते हैं कि ठोस जो है वो बहता है। ठोस को आप फेंकेंगे तभी आपको ये एहसास होगा, लेकिन पानी जो है वो फ्लो करेगा। सरफेस पे अगर आप पानी गिरा देते हैं, एक गिलास पानी अगर इसी पे लाके गिरा दें बोर्ड पे, या अभी इस पे एक बूंद पानी डालेंगे तो ये पूरे बोर्ड पे धीरे धीरे फैलना शुरू कर देगा। तो ये इसका पहला गुण है, आकार। अब पानी के आयतन को तो आप नहीं बदल सकते। 100 ml अगर आप वाटर लिए हैं किसी बीकर से, तो अब उसका आयतन जो होगा वो 100 ml ही होगा, लेकिन आप उसको जिस प्रकार के सांचे में रखेंगे वो उसी प्रकार का बनेगा। अब जैसे बर्फ और आइसक्रीम आप देखते होंगे तो अलग अलग आकार में दिखाई देता है। तो अलग अलग आकार में इसलिए दिखाई देता है कि उनके लिए जो सांचे बने होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं। उन सांचों में द्रव को रख के और उनको फिर फ्रीजर में हम लोग रखते हैं। तो जिस तरह का सांचा होगा उसी तरह का ठोस हमको प्राप्त होगा। संपीड्यता, अब इनके बीच में, इनके कणों के बीच में आकर्षण बल है, लेकिन इतना आकर्षण बल नहीं है कि ठोस की तरह सब एक साथ जुड़े रहेंगे। आकर्षण बल कम होगा, लेकिन इनके आकर्षण बल में फ्लो दिखाई देगा, ये मूव करेगा। जैसे ही आप इसको ग्लास में पानी लेके थोड़ा सा उसको आप बेंड करेंगे तो पानी जो है वो एक किनारे से गिरने लगेगा। उसी तरह से तो इसमें ठोस के तुलना में इसकी जो संपीड्यता है वो कम होगी। और इसका तीसरा रूप है गैस। इसी पानी को अगर आप गर्म करते हैं, जितने जैसे जैसे गर्म करेंगे, आप देखे होंगे घरों में कि पानी अगर गर्म हो रहा है तो ऊपर जो है वो बर्तन के ऊपर जो है एक लेयर वाष्प जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। और वो उसका, ये अभी बर्फ था तो ये ठोस के रूप में था, फिर उसको द्रवित कर दिए तो दूसरा रूप आ गया ठोस का। और इसी को अगर फिर से हीट दे देंगे, आप एनर्जी दे देंगे, तो उस ऊर्जा की सहायता से इसके जो कण हैं उनको गति ऊर्जा मिलेगी और उनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ेगी और उनके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो कम हो जाएगा। तो उसके कण एकदम गैस जैसे आप महसूस करते हैं। तो हवा, या जैसे अभी बताया कि पानी को गर्म करो आप बर्तन में, तो आप देखते हैं जैसे जैसे गर्म होता है वेपर ऊपर से निकलना शुरू करता है और धीरे धीरे वेपर जो है वो वातावरण में
मिक्स हो जाता है और आप जितना पानी रखे हैं अगर गैस को ऑफ नहीं करेंगे तो सारा पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वायुमंडल में मिल जाएगा वो, फिर आपको पानी नहीं मिलेगा। इसके ठीक विपरीत ऊर्जा देने पे जब ठोस मतलब बर्फ पानी में बदला और फिर उसको अगर गति ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे तो वो वाष्प में बदलेगा। उसी तरह से ठीक रिवर्स प्रोसेस करो, जो ऊर्जा दी गई है उसको वापस ले लीजिए, मतलब इसको कूल कर दीजिए। जैसा जाड़े के दिनों में दिखाई देता है, जाड़े के दिनों में आप देखते होंगे कि जब आप सुबह उठेंगे तो ओस जो है वो पड़ी होती है और जो सरफेस होता है जब आप उस पे चलेंगे तो आपका पांव जो है वो भीग जाएगा। तो इसका मतलब सोते समय रात को तो वो पानी था नहीं, तो जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कि द्रवीकरण हो गया। मतलब जो गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वाष्प जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप वापस गैस को, वाष्प को द्रव में पाते हैं। सामान्य जीवन में आप जाड़े के दिनों में इसको ऑब्जर्व करते होंगे। उसी तरह से बरसात में भी जो बादल बनते हैं वो वाष्प, उसमें भी यही प्रोसेस है। और जब उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तो फिर वो बारिश को जनरेट करता है टेम्परेचर के रिफ्लेक्शन से। अब इसका फिर से जब आप द्रव है, पानी है, तो फिर से इसको अगर आप फ्रीजर में रखेंगे तो जब इसको आप फ्रीजर में रख देंगे, डीपली फ्रीज करेंगे उसको, तो जब आप इसको फ्रीजर में रख देंगे कुछ देर के लिए, अगर इसी तरह से पड़ा रहेगा तो 15-20 मिनट, जितना आयतन होगा उसी के हिसाब से टाइम लगेगा। और फ्रीजर की फ्रीज करने की क्षमता पे ये निर्धारित करता है। जैसा शुरू में ही बताए थे आपको कि आप जाएंगे गर्मी के दिनों में तो बर्फ की सिल्लियां पड़ी होती हैं, तो वो सिल्लियां किससे बनी होंगी, पानी से ही। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आप देखेंगे कि उसके नीचे वो कपड़ा रखे रहते हैं या ढके रहते हैं, जिससे वो धीरे धीरे सिल्लियों से पानी जो है वो निथरता रहेगा, अलग होता रहेगा। तो ये प्रोसेस जो है वो आप द्रव को वापस किसमें बदल दिए, ठोस में। तो ये तीनों रूप जो है वो द्रव्य के एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो किसी भी पदार्थ के हैं। आप सामान्य रूप से जितने भी पदार्थ आप ठोस के देखते हैं सामान्य जीवन में, आप पेन देख लीजिए, प्लास्टिक का कोई सामान ले लीजिए, प्लास्टिक का रॉड ले लीजिए, प्लास्टिक की पाइप आ रही है, स्टील की भी पाइप आती है, मिक्स्ड आयरन की भी, अलग अलग धातुओं को मिला के भी पाइप आती है, बर्तन भी उसी तरह से बनते हैं। तो उनको कैसे बनाया जाता होगा, बर्तन तो पहले से जब बना हुआ है तो पहले तो एक ही धातु उसमें रही होगी, तो अलग अलग धातुओं को पहले क्या करेंगे, द्रव के रूप में कन्वर्ट करेंगे। फिर द्रव के रूप में कन्वर्ट करने के बाद उन धातुओं को समान मात्रा में या जिस मात्रा में हमको मिलाना है उतनी मात्रा को मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जिस सांचे में, जिस तरह का आकार हमको चाहिए ठोस में, उस सांचे में उसको रखा जाएगा और फिर से उसका रिवर्स, मतलब द्रव से इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठोस में कन्वर्ट कर देंगे। ये कन्वर्जन इसका हो जाएगा। तो इसके तीनों रूप एक दूसरे में बदलते रहते हैं। एक साइड से ऊर्जा प्राप्त होगी और दूसरे साइड से ऊर्जा खर्च होगी। आपको ऊर्जा देना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से।